हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, क्लास 9th में आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, जिसमें आप सभी ने सेल्स के बारे में जाना था, कोशिकाओं के बारे में जाना था। मैंने आपको बताया था कि कोशिकाएं जो हैं वो किसी भी जीवन का मूलभूत आधार होती हैं, यानी कि किसी भी जीव के बनने की जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। अब बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके भी एक और चीज बनती है। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके क्या बनती है, बनते हैं ऊतक। उनके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो पिछले चैप्टर में आप सभी ने पढ़ा कि सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं और जितनी भी पौधे हैं, जितने भी सजीव चीजें पाई जा रही हैं, वो सभी के सभी जो है वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है। और कुछ जीव ऐसे हैं जो एक कोशिकीय जीव हैं। वो सारे जीवन के जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे केवल एक ही कोशिका में संपन्न कर लेते हैं। जैसे आप सब क्लास 9th में हैं, अमीबा बहुत ही कॉमन नाम है आप सभी के लिए। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा आप गति या लोकोमोशन, भोजन लेने की क्रिया, और उसके बाद गैसों का एक्सचेंज और एक्सक्रीशन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, ये सारी की सारी एक ही उसी कोशिका में संपन्न हो जाती है। ठीक है। लेकिन जब हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं, जब हम बहुकोशिकाओं की बात करते हैं, तो उन जीवों में, जैसे कि हम मनुष्य भी या कोई दूसरा बहुकोशिकीय पौधा, जीव, जंतु, किसी की भी बात करें, तो उनके शरीर में बहुत सारी, यानी आप कह सकते हैं लाखों लाखों कोशिकाएं होती हैं। और अलग अलग बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो कुछ अधिकतर कोशिकाएं जो होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक कार्य, कुछ स्पेशल काम ही कर पाती हैं। जैसे आप बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह लीजिए कि जो बढ़ई है, यदि तो बढ़ई लोहार का काम बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकता। मतलब कुछ स्पेसिफिक कोशिकाएं हैं जिनके लिए स्पेसिफिक विशिष्ट कार्य फिक्स हैं, वो केवल वही कार्य कर पाती हैं। और हर अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का क्या होता है बच्चों? समूह होता है ना। तो कोशिकाओं के जो ग्रुप होते हैं ये किसी भी स्पेसिफिक काम को बहुत परफेक्शन से, जैसे मान लीजिए कि बढ़ई है, उसको अगर कोई लकड़ी का काम दिया जाएगा तो वो बहुत परफेक्शन से, बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर पाएगा, है ना। अगर कोई वकील है तो मुकदमा लड़ने का काम केवल वकील सबसे अच्छा कर सकता है, साधारण आदमी वो काम उतने अच्छे से नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई टीचर है तो वो ही अच्छी तरह से पढ़ा सकता है, साधारण आदमी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें उसको दक्षता हासिल है, वो सही तरीके से पढ़ाने के लिए उसको ट्रेन किया गया है ना। तो इसलिए अलग अलग जैसे लोग होते हैं, उसी तरह से अलग अलग कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है वो स्पेसिफिक कार्य को परफेक्शन से कर पाने में सक्षम होता है। तो इसी तरह से जैसे मनुष्यों में कोशिकाएं होती हैं तो मस्कुलर सेल्स होती हैं। मसल्स के बारे में आप सबको पता है, हड्डियों के ऊपर जो मसल्स होती हैं। तो पेशीय कोशिकाएं जो हैं वो क्या करती हैं? फैलती रहती हैं, सिकुड़ती रहती हैं, जिससे क्या होती है? गति होती है उसमें। और न्यूरॉन्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? वो माइंड से मैसेज को अलग अलग अंगों में पहुंचाने का काम करती हैं, यानी संदेशों की वाहक होती हैं वो। ठीक है। और जैसे आपका ब्लड है, ब्लड ऑक्सीजन को भी अपने साथ कैरी करता है। ब्लड भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो पचे हुए भोजन का जो पोषक तत्व है उनको भी कैरी करने का काम करता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। हार्मोन्स को भी पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। जो एक्सक्रीटरी चीजें हैं उनको भी पहुंचाने का काम करता है, जैसे
अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो कैरी करता है शरीर से बाहर पहुंचाने के लिए, उसको क्या करता है, परिसंचरण पूरे शरीर में उसको पहुंचाने का काम करता है। इसी तरह से पौधों में जो ट्यूब्स होती हैं पतली पतली, तो वो भी भोजन को और पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो बहुकोशिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें एक तरीके का क्या होता है, श्रम विभाजन हो जाता है। यानी कि काम फिक्स कर दिया गया है कि इस कोशिका के ग्रुप को ये काम करना है, अमुक कोशिका के ग्रुप को ये काम करना है, और ये नेचुरल तरीके से होता है, यानी कि प्राकृतिक है। उनको काम हमने नहीं दिया है, ईश्वर ने, प्रकृति ने, जिन्होंने ये शरीर बनाए हैं, उन्होंने ही ये अलग अलग काम करने के लिए उनको ये कह सकते हैं कि अब जैसे हार्ट है तो ब्लड को पंप करना है, तो हमने थोड़ी बताया है हार्ट को कि ब्लड को पंप करना है, वो आप उसको अपने आप पता है कि हार्ट की मसल्स जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करती हैं। तो शरीर के अंदर जो किसी भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह पे कोशिकाओं का एक स्पेशल ग्रुप होता है, विशिष्ट समूह होता है ना। और ये जो समूह होता है, ये समूह ही क्या कहलाता है बच्चों, ऊतक कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। तो अब आप सबको समझ में आया कि किसी भी विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं या ऊतक कहते हैं। तो ये जो ऊतक होते हैं, ये जो टिश्यूज होते हैं, ये अधिकतम मतलब ऑप्टिमम एनर्जी के साथ, अधिकतम दक्षता के साथ काम कर सकने के लिए एक स्पेसिफिक क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। वो उसी तरह से आपके शरीर में लगे होते हैं अपनी जगह पे, जहां पे वो अपने तरीके काम परफेक्शन से कर सकें। तो इसी तरह से जैसे ब्लड है, रक्त है, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का ऊतक है। पौधों में फ्लोएम जो है, जाइलम फ्लोएम, तो फ्लोएम भी एक प्रकार का ऊतक है। आपका मसल्स जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज जिनको कहते हैं, पेशियां जो होती हैं, वो भी एक प्रकार का ऊतक है। तो जो कोशिकाएं आकृति में एक समान होती हैं और किसी कार्य को एक साथ पूरा करती हैं, वो समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं या समूह में एक टिश्यूज का निर्माण करती हैं। तो टिश्यूज का मतलब क्या है, आपको पहले विभाज्योतक टिश्यू के बारे में, विभाज्योतक ऊतक के बारे में बताया जाएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया जाएगा, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, 3 अलग अलग तरीके की आपको डायग्राम्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है। All living organisms are made up of millions of cells. जितने भी जीवित वस्तुएं हैं वो सब के सब बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिल करके बने हुए होते हैं। These cells perform all the functions of the body. ये जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, ये शरीर के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, यानी कि उनको अपना काम पता होता है और वही काम वो करती हैं। Whether it is the beating of the heart, या दिल का धड़कना, या आपके हाथों का मूवमेंट, आपके हाथों का चलना, वो सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो एक कोशिका से, बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके बने हुए ऊतक के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। चाहे वो दिल के धड़कने की प्रक्रिया हो, चाहे वो आपके हाथों का मूवमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। ये प्रक्रियाएं जो हैं ये कैसे परफॉर्म करती हैं उसके बारे में आपको जानना है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का ये समूह दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, देखो इसमें अलग अलग शेप में कोशिकाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो यदि एक ही प्रकार की कोशिकाएं, जैसे अब बिल्कुल इसको एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि 8th क्लास में जब आप 9th क्लास में बैठे हुए हैं, तो 8th क्लास में जो सारे बच्चे थे वो सारे के सारे बच्चे 9th क्लास में आ गए, है ना। तो
तो आपकी क्लास में 9th क्लास के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब ये कह सकते हैं आप, यू कैन से दैट जितने भी बच्चे हैं वो सारे एक जैसे हैं, मतलब उनके नॉलेज का लेवल एक जैसा होगा, क्योंकि वो सब के सब 8th क्लास को पास करके 9th क्लास में आए हैं, है ना। सबके लिए एक जैसे नियम लागू होंगे, सबको टीचर जो समझाता होगा सबको एक जैसा, एक ही टीचर सबको एक ही जैसा समझाता होगा, मतलब वो बच्चे एक समान हैं, जो एक क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं वो सारे के सारे एक समान हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं का जो समूह होता है टिश्यूज के बनाने के लिए, तो कोशिकाओं का समूह जो होता है वो एक जैसी कोशिकाओं से बना हुआ समूह होता है। समझ में आया? जैसे 9th क्लास में केवल 9th क्लास के बच्चे बैठते हैं, 9th क्लास की अगर कक्षा है तो उसके अंदर सारे 9th क्लास के बच्चे होंगे, है ना, तो वो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। 10th में होंगे उनका लेवल दूसरा होगा, और 10th क्लास के बच्चे होंगे उनका अलग ग्रुप होगा। तो वो जैसे 9th क्लास के बच्चे हैं तो उनका अलग ग्रुप है, वो अलग तरीके का ग्रुप फॉर्म करते हैं, उससे कुछ अलग तरीके की चीज बनेगी। अब जैसे दूसरा टिश्यू है तो वो एक अलग तरीके का टिश्यू है, लेकिन जो ग्रुप होगा वो एक तरीके की कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर सेल्स। तो जो सिमिलर सेल्स से मिलकर के कोई ग्रुप बनता है जो किसी स्पेसिफिक, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनता है, तब मिलकर के क्या बनता है बच्चों? टिश्यूज का निर्माण होता है। तब इन एक ही तरीके की कोशिकाओं से मिल करके किसका निर्माण होता है? टिश्यूज का निर्माण होता है, जिनको आप क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट सेल्स में से ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर सेल्स का जब एक समूह बनता है बहुत सारी सेल्स का, लेकिन वो सेल्स एक समान होती हैं, तो उससे मिल करके क्या बनता है? ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है ना। इतना क्लियर समझ में आया? तो बच्चों जैसे ऊपर जो फिगर दिया गया है उसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो, कि सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स कंबाइन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, यानी कि जो एक ही तरीके के सेल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एक ही तरीके का काम करने के लिए। जैसे अब उसको आप एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो कि ही है, एक कारपेंटर है, के लिए ग्रुप ऑफ कारपेंटर्स को लगाया जाएगा, यानी एक ही तरीके के काम करने वाले बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ा जाएगा ताकि वो बहुत बड़े सिमिलर स्ट्रक्चर के बहुत सारे सेल्स को एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे वो एक ही तरीके का फंक्शन जो है अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन और क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज अ टिश्यू, यानी इस तरीके का कॉम्बिनेशन या इस तरीके का कोशिकाओं का समूह जो है बच्चों वो ही ऊतक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप देखें तो नर्व सेल्स कंबाइन टू फॉर्म द नर्वस सिस्टम। आप सबको पता है कि न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिल करके आपका नर्वस सिस्टम बना हुआ है। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो एक तरीके की सेल्स हैं और उन एक तरीके की सेल्स से मिल करके बहुत सारा टिश्यू बनता है जिससे आपका नर्वस सिस्टम बन जाता है। ठीक है, देयर आर मोर देन लैक्स नंबर्स ऑफ सेल्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है कि किसी भी बहुकोशिकीय जंतु में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दीज सेल्स मेक अप द टिश्यूज, ये सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या करती हैं? टिश्यूज का निर्माण करती हैं या ऊतकों का निर्माण करती हैं, विच in turn combine to make up the different organs, ताकि बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके ऊतकों का निर्माण करती हैं और बहुत सारे ऊतक भी जब आपस में मिलते हैं एक ही प्रकार के, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए 8th के बच्चों को 9th में मिक्स नहीं करते, 9th के बच्चों को 10th में मिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि आपको टीचर्स को पता है कि अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाने की आवश्यकता है। उसी तरह से जो सेल्स हैं वो एक ही तरीके की सेल्स मिल करके एक ग्रुप बनाती हैं जिनको टिश्यू कहते हैं, और उन्हीं टिश्यूज से मिल करके बहुत सारे टिश्यूज मिल करके क्या बनाते हैं? फिर अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं।
ठीक है। द डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। अब यही अलग अलग अंग मिल करके क्या करते हैं, अलग अलग अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम यूनाइट टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह से अलग अलग बहुत सारे अंग तंत्र जब मिलते हैं तब एक किसी जीव का या एक किसी जीव के शरीर का निर्माण होता है। तो अब अगर इस लाइन को समझाया जाए कि बहुत सारी सेल्स, इस चीज को ध्यान रखेंगे, एक ही प्रकार की बहुत सारी सेल्स मिल करके क्या करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं, टिश्यूज का निर्माण करती हैं। बहुत सारी एक ही तरीके की टिश्यूज मिल करके अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं, और अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद उसी से बहुत सारे जब अंग तंत्र मिलते हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी इंडिविजुअल का निर्माण होता है, या किसी शरीर का निर्माण होता है, किसी जंतु का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो इंसानों का शरीर हो, चाहे किसी पौधे का बनना हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, हर किसी के निर्माण में शुरुआत जो है वो सेल से होती है। अलग अलग सेल्स मिलकर के टिश्यूज का निर्माण करते हैं, फिर टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उससे फिर किसी नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो अब ये देखने की बात है कि जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बात करी, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो केवल एक ही सेल से बनते हैं, है ना, आप सबको पता है। मैंने आपको अमीबा का एग्जाम्पल दिया है ना, कि अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर इज अ फीचर ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है कि जो बहुकोशिकीय जंतु हैं उन्हीं में श्रम विभाजन पाया जाता है। अमीबा में किसी श्रम विभाजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो एक ही कोशिका से बना है। तो एक ही कोशिका से बना है तो अलग अलग सारे तरीके के काम एक ही कोशिका में परफॉर्म हो रहे हैं, है ना। और अलग अलग कोशिकाएं जिस ऑर्गेनिज्म में होती हैं उनको आप मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। और उसमें अलग अलग कोशिकाओं से जो ग्रुप बनते हैं उसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। The tissues present in one organism are different from the tissues present in another. एक जीव में जो ऊतक हैं वो दूसरे जीव में पाए जाने वाले ऊतक से क्या होते हैं, अलग होते हैं, है ना। जैसे क्या पौधे और जंतु दोनों एक ही तरीके के ऊतक से बने होते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीव, जैसे एनिमल्स अलग हैं, इंसान अलग हैं, पौधे भी सजीवों का रूप हैं लेकिन वो भी अलग हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग ऊतकों से बनते हैं। द टिश्यूज प्रेजेंट इन एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। तो जैसे जो आपके एनिमल्स में, जंतुओं में पाए जाने वाले जो ऊतक हैं वो उनको वर्गीकृत कर दिया गया है बहुत बड़े पैमाने पर, इपिथेलियल टिश्यूज के रूप में, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में, मस्कुलर टिश्यूज के रूप में, और नर्वस टिश्यू के रूप में। अब अगर इंसानों की बात की जाए तो ये चारों की चारों प्रकार के ऊतक जो हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो आपकी स्किन के निर्माण में कहीं ना कहीं सहयोगी होते हैं, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, वो अलग तरीके के काम के लिए होते हैं। आप सबको पता है कि मांसपेशियों का भी आपके शरीर के काम करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो मस्कुलर टिश्यूज भी जो हैं वो अलग अलग तरीके के काम के लिए होते हैं। और न्यूरॉन्स की प्रेजेंस होना नर्वस टिश्यूज के निर्माण में जरूरी है, तो उसका भी हमारे शरीर में अलग अलग योगदान है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं टिश्यूज की तो उनको भी अलग अलग दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे प्रकार का टिश्यू होता है बच्चों परमानेंट टिश्यू, यानी कि विभाज्योतक ऊतक। और बात करें हम परमानेंट टिश्यू की, जो टिश्यूज जो हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में क्या अंतर है, इपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू में क्या अंतर है, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू में क्या अंतर है। यानी अब हमको क्या पढ़ना है, ऊतकों के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ना है और
जानना है उनके बारे में, तो टिश्यूज जो हैं जब पौधों के अंदर पाए जाने वाले ऊतकों की बात करते हैं तब वो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज के रूप में आते हैं। जब आप किसी जंतु के बारे में बात करते हैं तो इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में बात करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम बात करेंगे पहले पौधों में पाए जाने वाले ऊतक के बारे में, पादप ऊतक के बारे में बात करेंगे, जिसमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बात करेंगे और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहलाते हैं विभाज्योतक ऊतक। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको उस शब्द के बारे में विचार करना चाहिए जो नाम आपके सामने है। जैसे विभाज्योतक, विभाज्योतक नाम आया आपके सामने, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ विभाजन जैसा हो रहा है। आपको कुछ नहीं समझना है, केवल नाम पे ध्यान दीजिए। विभाज्योतक का मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पे कुछ विभाजन से जुड़ी कोई चीज होगी, ठीक, अंदाजा लगाया आपने। अब हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, विभाज्योतक ऊतक क्या होता है, ये पाया जाता है पौधों में। ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेम is composed of immature and continuously dividing cells। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि जब आपने शब्द के बारे में सुना विभाज्योतक तो आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार के विभाजन की बात हो रही। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, एक ऐसे प्रकार के ऊतक जिनमें क्या होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है, उसमें निरंतर क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है। और विभाजन होने के साथ साथ वो अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते रहते हैं। और वो ऊतक जो है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन प्लांट्स द शूट एंड रूट टिप्स। यानी कि जो पौधा होता है, पौधे में जड़ के बिल्कुल सिरे पर और शूट यानी जो जमीन से ऊपर का पौधा है उसमें भी सबसे ऊपर वाले टिप पर पाए जाते हैं ये टिश्यूज। तो इससे क्या होती है, वहीं पर विभाजन होता रहता है और वो ग्रोथ होती रहती है। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी पौधे में जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ आपको दिखाई पड़ती है, पौधा बहुत छोटा था अब वो पौधा बड़ा हो रहा है, तो क्या है, सबसे ऊपर जो टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर आप अंकुरित होते हुए चने की बात करें तो सबसे ऊपर के पार्ट को अगर आप कट करके निकाल दें तो ग्रोथ नहीं होगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो विभाजन वाले टिश्यूज थे वो सबसे ऊपर के टिप पे पाए जाते हैं। तो इन प्लांट्स द शूट एंड रूट टिप्स आर मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी विभाज्योतक ऊतकों से मिल करके रूट और शूट टिप्स बने होते हैं। अब यदि हम इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन करें तो इसमें हम देखेंगे कि विभाज्योतक ऊतकों में किस तरह से आप समझेंगे कि इसमें इस जड़ों की टिप पे विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, दो आप शीशे के जार ले सकते हैं या कांच के ग्लासेस ले सकते हैं या कोई ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपको आर पार दिखाई पड़े और उसमें सेम इसी तरह से उल्टी करके दो प्याजों को रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप प्याज के मूल को नापिए। मूल का मतलब जो उसकी जड़ें निकलने लगती हैं, जड़ को इस तरह से ऊपर की तरफ जो होता है उसको आप उल्टा करके उसमें रखा गया है और उसके बाद आप उसको देखिए, ठीक है। पहले दूसरे दिन तो ठीक है, तीसरे चौथे दिन में आप क्या करेंगे, एक दूसरी जो जार है उसमें का जो मूल था उसको कट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर काट के, ऊपर से 1 सेंटीमीटर काट के अलग निकाल लेंगे और उसके बाद 5-6 दिन के बाद फिर उसमें वृद्धि जो है, जो उसमें ग्रोथ हुई उसके बारे में आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो यू कैन ऑब्जर्व इन योर होम ऑल्सो। ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, इसको आप अपने घर में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। उससे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की प्रेजेंस का पता चलेगा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसी होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स आर मेड अप ऑफ इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कि ये इमेच्योर सेल्स होती हैं और ये अपने आप को मेच्योर करने के लिए डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है। देयर सेल्स आर स्मॉल इन साइज,
ये आकार में बहुत छोटी होती हैं। Their cells are highly active metabolically and contain a dense cytoplasm, यानी कि इसमें विभाजन बहुत तेजी से होता है और इसमें dense cytoplasm पाया जाता है और मेटाबॉलिकली ये क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं, ठीक है। Is interregular space is negligible and is often absent in case of meristematic tissue, यानी meristematic tissues के अंदर आपस में स्पेस बहुत कम होता है। The cell wall is thinner and has a prominent nucleus, और सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है और उसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो जब पौधों में, हम पौधों की बात कर रहे हैं, तो पौधों में जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 ग्लास लेना है। 2 ग्लास में आपको प्याज को इसी तरह से उल्टा करके रखना है, उसमें थोड़ा सा पानी भी भरना है जो टच कर रहा हो आपके प्याज की मूल को, ठीक है। उसके बाद उसको पहले, दूसरे, तीसरे दिन देखना है, मूल की लंबाई को नापना है और उसके बाद एक जार में A और B लिख लेना है और एक जार में से 1 सेंटीमीटर मूल को कट कर लेना है। उसके बाद उसको 5-6 दिनों तक या आप और ज्यादा दिनों तक भी उसमें हो रही लंबाई में क्या ग्रोथ हो रही है उसको नाप करना है। तो आपको ये देखना है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या करना है कि कौन सी जार में रखी हुई प्याज की जो मूल है वो लंबी है। उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है कि मूल के जब आपने ऊपरी हिस्से को 1 सेंटीमीटर कट करके निकाल लिया, उसके बाद भी क्या उसने ग्रो किया, ये आपको देखना है। फिर जार 2 में रखी जो प्याज की मूल है उसके ऊपरी हिस्से को जब आप काटते हैं तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी, वो वृद्धि करना बंद कर देंगी, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट थी जिसमें ग्रोथ होनी थी और जब मैंने कट कर दी, वो टिप को कट कर दिया, तो टिप को कट करने के बाद वो ग्रोथ जो है वो बाधित हो गई या वो ग्रोथ होनी बंद हो गई। तो पौधों में जो वृद्धि है ना, जो ग्रोथ है, वो कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, मतलब स्पेसिफिक जगह है कि ग्रोथ उसी जगह से होगी। तो ये वाली एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पर कर सकते हैं और उसके बाद अगले सेशन में हम इसके बारे में और अधिक जानेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कोशिकाओं से मिलकर के किस तरह से ऊतकों का निर्माण होता है उसके बारे में जाना और आपने विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में स्टार्ट किया। एक एक्टिविटी आपको बताई गई जो आप घर पर भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।